उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह जी रावत और इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना जी, प्रति कुलपति डॉक्टर विजय जी चौहान, व्यवस्थापक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, प्रबंधक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, विद्या परिषद के सदस्यगण, संस्थापक सदस्य हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के सदस्यगण, देहरादून नगर निगम की मेयर श्री सुनील उनियाल गामा और डिग्री प्राप्त करने वाले सभी हमारे अभ्यर्थी और उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, शासन प्रशासन के अधिकारी वर्ग, विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य आगंतुक, पहली बार इस विश्वविद्यालय में किसी कार्यक्रम को संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जाने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि मैं भी राजनीति में आने के पहले एकेडमिक फील्ड से ही जुड़ा हुआ था। इसलिए स्वाभाविक रूप से अपनी सहमति मैं दे देता हूं इन कार्यक्रमों में भाग लेने के। अभी आज के 10-15 दिन पहले ही मणिपाल यूनिवर्सिटी का भी जब कन्वोकेशन था, उस कन्वोकेशन को भी संबोधित करने के लिए मैं वहां गया था और उसी के 2-4 दिन के बाद ही जब कुलपति महोदय मुझसे मिले तो मैंने यहां के लिए भी अपनी सहज रूप से सहमति दे दी। और एक लोभ रहता है हमारे मन में कि शिक्षण संस्थाओं में जाऊंगा तो अपने जो स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, उनके साथ हमको इंटरेक्ट करने का एक अवसर प्राप्त होगा, इसलिए मैं आता हूं। लेकिन आज जिन बच्चों ने डिग्री प्राप्त की है उनसे मैं कहना चाहूंगा, इस समारोह का नाम दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत समारोह नहीं है। दीक्षा का अर्थ होता है संस्कार। इस शिक्षण संस्था में पढ़ते हुए शिक्षा के साथ साथ यानी ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ जो आपने संस्कार अब तक प्राप्त किया है, इस शिक्षण संस्था में, इस परिसर में उसका आज अंत है। इसीलिए हम इसको दीक्षांत समारोह कहते हैं। मनुष्य के जीवन में संस्कारों का क्या महत्व होता है, मुझे बहुत अधिक विस्तार में जाकर बताने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही वर्ल्ड फेम के राइटर, जिनका नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, वह हैं टॉड फ्रीडमैन। टॉड फ्रीडमैन ने एक पुस्तक लिखी है, द वर्ल्ड इज फ्लैट। वर्ल्ड इज फ्लैट ये लिखने के बाद उनको बहुत बड़ी ख्याति अर्जित हुई। उसी टॉम फ्रीडमैन ने एक आर्टिकल लिखी गार्जियन लंदन में और न्यूयॉर्क टाइम्स में, और उसका शीर्षक यह था कि इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा। उनका कहना था कि इन्फोसिस में काम करने वाले भी बड़ी संख्या में नौजवान हैं, अलकायदा से भी जुड़े हुए बड़ी संख्या में नौजवान ही होते हैं। इन्फोसिस में पढ़ने वाले ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और अलकायदा में भी काम करने वाले भी बहुत सारे आपको ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स उसमें भी मिलेंगे। वह भी फुल डेडिकेशन के साथ इन्फोसिस में काम करने वाला भी नौजवान काम करता है, पूरी डेडिकेशन के साथ मिशनरी झील के साथ अलकायदा में भी काम करने वाला नौजवान काम करता है। लेकिन एक समाज के लिए कल्याणकारी है, तो दूसरा समाज के लिए विनाशकारी है। यह संस्कारों का अंतर होने के कारण ही इस प्रकार के विचार लोगों के अंदर पैदा होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी इस शिक्षण संस्था में संस्कार प्राप्त करने का अब दौर तो समाप्त हो रहा है, लेकिन शिक्षा का दौर यहां समाप्त नहीं हो रहा है। सीखने का सिलसिला तो यह अनवरत चलता रहेगा, और मैं यह मानता हूं कि यह लगातार सीखते रहने की आदत ही किसी व्यक्ति को सफलता की राह दिखाती है। और जीवन में सफलता और असफलता, मेरे बच्चों, यह साथ साथ चलती है, इसे कभी मत भूलना। असफलता प्राप्त हो तो कभी जीवन में निराश मत होना।
अंतर इस बात का होता है कि आप अपनी असफलताओं से क्या सीख रहे हैं और उन असफलताओं से निपटने के लिए आप रोड मैप क्या तैयार कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले सप्ताह ही वर्ल्ड कप फुटबॉल का, यद्यपि फुटबॉल के विश्व कप में भारत ने भाग नहीं लिया, लेकिन मैंने देखा कि बड़ी संख्या में भारतवासियों की उस वर्ल्ड कप के मैच को देखने की एक रुचि थी। आप लोगों में से भी मैं समझता हूं शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का नाम न सुना हो। मगर जिस तरह का संघर्ष करते हुए मेसी ने वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का सफर तय किया है, वह बड़ा ही रोचक भी है और बहुत ही यह प्रेरणादायी भी है। 4 विश्व कप खेलने वाली मेसी 2014 के विश्व कप में भी बहुत अच्छा खेल दिखाया था, मगर टीम फाइनल में हार गई थी। 2018 में भी, उस समय भी मेसी का परफॉर्मेंस तो बहुत ही शानदार था, एक्सीलेंट था, लेकिन उनकी टीम हार गई थी। मगर इन सब से भी वह विचलित हुए बिना लगातार अपने खेल में सुधार करने का वो प्रयत्न करती रही और टीम को मोटिवेट करने का काम भी बराबर वो मेसी फुटबॉलर ये करती रही। पिछले रविवार को उसी मेसी की टीम अर्जेंटीना ने पूरी एकजुटता के साथ खेलते हुए न केवल विश्व विजेता फ्रांस को परास्त किया, बल्कि मेसी को फुटबॉल जगत के मसीहा के रूप में सारी दुनिया ने स्वीकार किया। फर्क देखिए, गोल्डन बॉल मेसी को 2014 में भी मिला और 2022 में भी मिला, मगर जब टीम जीती तभी उन्हें सही खुशी हुई और विश्व में बहुत बड़ा सम्मान भी प्राप्त हुआ और उन्हें ख्याति भी प्राप्त हुई। मेरे मित्रों, इसलिए आप सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत सफलता का महत्व है, मगर जब तक पूरी टीम सफल नहीं होगी, आपकी सफलता और वो श्रेष्ठता और स्वीकार्यता जितनी प्राप्त होनी चाहिए उतनी प्राप्त किसी भी सूरत में नहीं होगी। खेल जगत से टीम स्पिरिट हम सबको जरूर सीखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसी टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं। यह टीम स्पिरिट के कारण ही उन्होंने हमारे पूरे भारत को यह संदेश दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मेसी की तरह ही मोदी जी ने भी 2014 में बहुत बड़ी सफलता पाई थी, पर वे जानते हैं इस तरह सरकार चलाने से देश का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने देश के निर्माण के लिए सरकार और समाज के हर वर्ग का सहयोग प्राप्त करने की उन्होंने कोशिश की है। इन प्रयासों के कारण ही जो भारत कभी बहुत ही निराशा और अंधकार से जूझ रहा था, वह अब आशा और विश्वास का प्रतीक बन गया है, जिसके कारण भारत का आने वाला कल कई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। और इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त होता है, पहले भी मैं गया हूं, लेकिन मैंने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले यदि कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनती नहीं थी, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। यह हैसियत, यह कद भारत का बढ़ा है। मेरे छात्र मित्रों, आज तक आपकी दुनिया यह कैंपस थी, यहां आपने बहुत कुछ सीखा है, पर अब पूरी दुनिया ही आपका कैंपस होगी, जहां आपके अनुभव, आपके टीचर्स होंगे और खुद को साबित करना, यह आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अब आप सभी इस कैंपस की, इस दुनिया से निकलकर रियल लाइफ चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं, और इस काम में आपको सबसे अधिक आवश्यकता आपकी ऊर्जा और आपका उत्साह, इसे सदैव बनाए रखें, यह हमारी आपसे अपेक्षा है। इसके लिए आपको कोई ना कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा की आवश्यकता होगी। मित्रों, आप सभी जिस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं उसे जनरेशन जी कहा जाता है। आप सभी उसी पीढ़ी का हिस्सा हैं जो कम उम्र से ही
कि इंटरनेट एक्सेस और पॉलिटिकल डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ आप सब बड़े हुए हैं। आप सभी सिर्फ डिजिटल लिटरेचर ही नहीं बल्कि डिजिटल नेटिव्स भी हैं, यानी डिजिटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके जीवन का ये अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आपके लिए तो आईटी का मतलब ही आईटी है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंडियाज टुडे। इसलिए आप सभी इस बात को बखूबी समझेंगे कि भारत में आज जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसने बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। सोशल मीडिया, डिजिटल पेमेंट्स, 24 घंटे कनेक्टिविटी ने हर आदमी की जिंदगी बदल दी है। अब तो 5G का दौर आ गया है। मेरे मित्रों, 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल बेंचमार्क बना रहा है। यह है हमारे भारत की विशेषता। आज हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक सभी क्षेत्रों में इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनगिनत संभावनाएं पैदा की हैं। आज भारत का 101वां यूनिकॉर्न एक एडुटेक स्टार्टअप है। स्टार्टअप के बारे में मैं कहना चाहूंगा, 2014 में जहां पर भारत में केवल 400-500 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, आज आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आज भारत के अंदर हमारे नव युवकों के अंदर जो प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, 2014 में 400-500 स्टार्टअप, आज मोर देन 80,000 स्टार्टअप हमारे यह भारत देश में। यह करिश्मा हमारे देश का नौजवान कर सकता है। इसे मैं कोई साधारण उपलब्धि नहीं मानता हूं। पिछले 8 सालों में आप जैसे उद्यमी युवाओं ने 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनाए। आप में से बहुत लोग यूनिकॉर्न को जानते होंगे। जिस स्टार्टअप की कैपिटल $1 मिलियन से अधिक हो जाती है उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। आज उनका नंबर 107, 108 से अधिक हो गया है। और आपको जानकर यह खुशी होगी, ऐसे स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न बन रहे हैं, हर महीने 7-8 ऐसे यूनिकॉर्न हमारे भारत देश में तैयार हो रहे हैं, यानी जिनके स्टार्टअप की कैपिटल अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन से अधिक है। यानी भारत के युवाओं में जो इंटरप्रेन्योरशिप हमेशा से रही है उसे आज नया विस्तार और नया आकार मिल रहा है। आप सभी के लिए एक संदेश है मेरे साथियों कि आज भारत में कोई भी अपनी योग्यता, परिश्रम और अपनी क्षमता से कुछ भी हासिल कर सकता है। साथियों, आज भारत हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। ऐसे में आप सभी एक नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा INS विक्रांत, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, इस देश को समर्पित किया है। पहले इस प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में नहीं बनता था। दुनिया के 5-6 ऐसे देश थे जहां पर कि एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे बनाने की जिनके पास क्षमता थी। अब भारत दुनिया का ये 6वां-7वां देश बन गया है जो कि अब एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने लगा है, जिस पर बराबर फाइटर प्लेन्स उतर सकती हैं और उससे कैरियर से वह टेक ऑफ भी कर सकती है। यह क्षमता भारत की बड़ी है। वारशिप, जिसे युद्धपोत कहते हैं, यानी जिस शिप से मिसाइल्स चलाई जा सकती हैं, दुश्मन को टारगेट किया जा सकता है, ऐसी वारशिप भी सबसे एक ताकतवर वारशिप बनाने का काम हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया है। आपको यह जानकर खुशी होगी, उसका भी लोकार्पण हमने अभी पिछले सप्ताह ही किया है। यह मुमकिन हो पाया है तो इंडिया स्टोरी में विश्वास करने वाले लोगों की लगन और मेहनत के कारण ही यह संभव हो पाया है। यह इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज भारत के युवाओं में एक नया आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। उनमें यह विश्वास जग चुका है कि हम हर असंभव को संभव में बदल सकते हैं। यह हमारे अंदर कुवत है, यह हमारे अंदर ताकत है। साथियों, आज भारत अपनी लीडरशिप और अपने टैलेंट के लिए केवल भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में जाना जा रहा है। उसकी चर्चा होती है। भारत के लोगों ने हमेशा अपने परिश्रम और काबिलियत से विश्व को नेतृत्व प्रदान किया है। आज दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता बहुत विस्तार में जाकर, वो भारत के रहने वाले हैं, भारतीय मूल के लोग हैं। यानी सब कुछ संभव है
बस आपको अपनी क्षमताओं को समझना और उन पर विश्वास करना होगा। यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। आपके अंदर वह क्षमता है, आपके अंदर वह ताकत है कि आप यदि एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लें तो उस लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। अगर आपको कोई रोक सकता है तो वह है आप खुद। इस संदर्भ में अक्सर युवाओं को एक कहानी सुनाता हूं। एक बार कोई एक व्यक्ति शहर में घूम रहा था। उसने अचानक वो एक सर्कस के बाहर रुक गया और वहां एक रस्सी से बंधे हुए उसने हाथी को देखा। वह अचंभित हुआ, हाथी इतने पतली रस्सी से बंधा हुआ है, फिर भी इस रस्सी को वह तोड़ता क्यों नहीं है, क्यों नहीं इधर उधर की हरकत करता है। ट्रेनर से उसने पूछा कि भाई क्या कारण है, हाथी इतना विशाल का है, देख पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन इधर उधर कोई हरकत नहीं करता है, इस पतली रस्सी को तोड़ सकता है। छोटी मोटी थोड़ी ऐसी आयरन की चेन को भी तोड़ने की ताकत इस हाथी के अंदर होती है, इस रस्सी को क्यों नहीं तोड़ रहा है। तो उसने ये बताया कि यह जब हाथी छोटा था तो मैं इसी पतली रस्सी से उसे मैं बांधता रहा हूं, अब यह बड़ा हो गया है तब भी मैं उसी पतली रस्सी से बांधता हूं। अब इस हाथी को यह भरोसा हो गया है, अब उसका विश्वास पक्का हो गया है कि जब मैं इतने वर्षों तक इस रस्सी को नहीं तोड़ पाया, अब क्या मैं इस रस्सी को तोड़ दूं। और यह सुनकर वह व्यक्ति दंग रह गया। उस हाथी की तरह ही मेरे मित्रों, हम भी कई बार असफल होने के बाद कोशिश करना छोड़ देते हैं। आने वाले समय में आप सब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, जहां असफलताओं के साथ सफलताएं भी होंगी। जो भी हो, कोशिश हमेशा आपके द्वारा जारी रखी जानी चाहिए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। सोहनलाल द्विवेदी की वो कविता आपको याद होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसे कभी न भूलें। साथियों, मेरा मानना है कि आप इंडिविजुअल अचीवमेंट से आगे बढ़कर सोशल बेटरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं तो आप कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसके लिए आप हमेशा याद किए जाएंगे। केवल अपने बारे में, अपने ही व्यक्तिगत हितों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए समाज के लिए भी हमें कुछ करना है। यह भाव मन के अंदर रहना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने फ्रेडरिक ग्रांट बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट का नाम भी सुना होगा। इन्हें 1923 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, पर दुनिया इन्हें नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में नहीं जानती, बल्कि जो आर्टिफिशियल इंसुलिन, कृत्रिम इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। आज पूरे विश्व में करोड़ों लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं, और अगर वो एक सामान्य जीवन जी पा रहे हैं तो सिर्फ इंसुलिन की मदद से ही वह सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब आप अपने नॉलेज का उपयोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए करते हैं, तब आपका नॉलेज प्राइसलेस हो जाता है, अनमोल हो जाता है, कि कोई कीमत नहीं होती है, जिसकी कीमत दुनिया का कोई भी पेचेक नहीं लगा सकता है। आपका जीवन, आप जीवन में जो भी लक्ष्य हो, आप कहीं भी रहें, कोशिश करिएगा चाहे वो बड़ा हो या छोटा, किसी न किसी माध्यम और तरीके से दुनिया को बेहतर बनाने में अपना आप योगदान करते रहिएगा। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। मित्रों, आपकी जिंदगी में चैलेंजेज आएंगे, चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसे कड़ी टक्कर देनी होगी और हम विजयी होंगे। यह आत्मविश्वास भी आपके अंदर बना रहना चाहिए। हम जब चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं तो हम बहुत बड़ा भी करने की हमारे अंदर हिम्मत पैदा होती है, साहस पैदा होता है, और हम बड़ा कर भी सकते हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत में हमने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और हमने इसे भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित करने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत स्वास्थ्य से लेकर रक्षा तक सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है। वैक्सीन भारत में बनती नहीं थी। भारत में उस दौरान हमने केवल वैक्सीन बनाई नहीं, बल्कि दुनिया के 100 देशों को वैक्सीन मुहैया कराने का काम भी भारत ने किया। अब चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्यों ना आ जाए, आज भारत के पास वह क्षमता है कि न तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होगी, न हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी होगी, और न पीएसए प्लांट्स की कमी होगी। यह ताकत भारत के अंदर पैदा हुई है। चैलेंज था कोरोना पैंडेमिक का,
उसे हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट किया है। साथियों, इतिहास गवाह है कि भारत को अपनी ताकत, चाहे वो आध्यात्मिक हो या आर्थिक, का लोहा बनवाने के लिए कभी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ा है। उसे दुनिया भर के लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है। चाहे वह योग हो या आयुर्वेद, हमारे आध्यात्मिक गुरुजन का ज्ञान हो या हमारे वेद पुराणों का ज्ञान, सभी को विश्व के लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि इन सभी का आधार इटर्नल विजडम और इटर्नल ट्रुथ है। मित्रों, भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम मानदंड स्थापित किए हैं। प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, बल्लभी, सोमापुरा और ओदंतपुरी जैसे महान शिक्षण संस्थान थे। आपके समय की उपलब्धियां तो आपकी प्रेरणा है ही, पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी चीज से अधिक आपका गौरवशाली अतीत, आपकी समृद्ध परंपरा है जो आपको प्रेरित कर सकती है। जैसे बिना मजबूत नींव के कोई इमारत बुलंद नहीं होती है, बिना जड़ के कोई वृक्ष विशाल नहीं होता है, उसी तरह बिना अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने स्वर्णिम अतीत को समझे और उसका मान किए बिना कोई देश भी किसी भी सूरत में महान नहीं बन सकता है। इस सच्चाई को भी हमें समझना चाहिए। साथियों, एक समय था जब भारत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व में नंबर 1 था, मगर सदियों की गुलामी के कारण हम में से बहुत सारे लोग भारत के उस गौरवशाली अतीत से परिचित आज भी नहीं है। यहां पर मैथमेटिक्स के भी छात्र होंगे, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानकारी होगी। हाई स्कूल में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, हो सकता है उसके पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यह किसी दुनिया में किसी दूसरे की देन नहीं है। यह देन यदि है तो सच्चाई यह है कि हमारे यहाँ के ऋषि त्रिधराचार्य की यह देन है। ये सारे विश्व ने स्वीकार किया। आज पूरी दुनिया में पाइथागोरस थ्योरम, लोग यह मानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यह मिस्टर पाइथागोरस की दी हुई है, दुनिया के दूसरे देशों की दी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति नहीं दी है, बल्कि उनसे 300 साल पहले इसी भारत के रहने वाले ऋषि महर्षि मिस्टर बोधायन जी ने दी है। इन सब सारी चीजों पर, अपनी विरासत पर हमको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। यह भारत देश आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बोधायन, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, कणाद से लेकर सवाई जय सिंह तक वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा का साक्षी रहा है। प्रसिद्ध जर्मन एस्ट्रोनॉमर कॉपरनिकस से लगभग 1000 पूर्व आर्यभट्ट ने ही यह कहा था कि पृथ्वी के गोल है। पहली बार उन्होंने कहा था, और इसके अपनी धुरी पर घूमने की, अपने एक्सिस पर घूमने की पुष्टि भी यदि किसी ने की थी तो हमारे देश के ही ऋषि और मनुष्य आर्यभट्ट ने की। दुनिया के किसी दूसरे देश के वैज्ञानिक ने नहीं की थी। विज्ञान में भारत की उपलब्धियों की, इस प्रकार के अचीवमेंट्स की एक लंबी लिस्ट रही है, और भारत अनेक क्षेत्रों में भी कभी पीछे नहीं था। इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सभी सारे विषयों में हम पायनियर रहे। उदाहरण देना हो तो लंबा समय लगेगा। हर सब्जेक्ट के 2-4 उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। इसमें भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है। मेरे युवा साथियों, भारत एक समय में विश्वगुरु था और इसकी स्वर्णिम गाथा इतिहास के पन्नों में अंकित है। आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और इस सदी में भारत को फिर से अपनी श्रेष्ठता के नए अध्याय लिखने ही होंगे। जीवन के हर क्षेत्र में हमें पुनः ऊंचाइयां हासिल करनी ही होंगी। इस यथार्थ को भी हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए। हमारे युवाओं का ही इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा, और मैं मानता हूं युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है हमारी महान सांस्कृतिक विरासत। मित्रों, भारत हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है और हमारी इस ज्ञान के अस्तित्व और महत्व को न केवल दूसरे देशों ने स्वीकार किया है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं उन्होंने अपनाया भी है। इंडोनेशिया और थाईलैंड ने रामायण की अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, और यह तब है जब इंडोनेशिया मूलतः एक मुस्लिम देश है और थाईलैंड एक बौद्ध देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां विविधताएं कभी भी संघर्ष का कारण नहीं बनी है। भारत वह देश है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी पूजता है और स्थापित मर्यादाओं को तोड़ने वाले भगवान कृष्ण को भी पूजता है। हम शिव की भी पूजा करते हैं जिन्हें विनाशक माना जाता है, और विष्णु की भी पूजा करते हैं जिन्हें संसार का संरक्षक भी माना जाता है।
हम पूर्णिमा उत्सव भी मनाते हैं और अमावस्या का भी उत्सव मनाते हैं। हम तो उस सर्प को भी दूध पिलाते हैं जिसके काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, नाग पंचमी के दिन। यह है भारत का चरित्र। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत अपार संभावनाओं का देश है, सुखद विरोधाभासों का यह देश है। यह एक ऐसा देश है जहां एक राजकुल में जन्मा बालक भिक्षुक बन विश्व को सबसे शांति प्रिय धर्म देता है, वही एक साधारण बालक एक गरीब ब्राह्मण की मदद से एक साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। यह एक ऐसा देश है जहां साधारण परिवार में पैदा हुए लोग भी देश के राष्ट्रपति भी बन जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और देश के रक्षा मंत्री भी बन जाते हैं। यह है भारत। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज जब हम न्यू इंडिया के निर्माण में लगे हुए हैं तो हमें हमारा ओल्ड इंडिया भी, प्राचीन भारत में हमें याद रखना है और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से हमें सदैव प्रेरणा लेनी चाहिए। साथियों, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आने वाला समय भारत का है। जब मैं कहता हूं, बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में यह प्रश्न खड़ा होता होगा, कैसे आने वाला समय भारत का है। देश की इकोनॉमी का जहां तक सवाल है, देश की अर्थव्यवस्था का सवाल है। भारत 2014 के पहले यहां की इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में था, लेकिन 7.5-8 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा हुआ जब हमारे भारत की अर्थव्यवस्था का आकार, यानी हमारी इकोनॉमी की साइज दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ी हो गई। मॉर्गन स्टैनले माने जाने वैज्ञानिक, उन्होंने यह कहा है, इस संभावना का नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाए। हमारा आजादी का अमृतकाल 2047 में समाप्त हो रहा है। मुझे तो यह विश्वास है, पक्का विश्वास है कि 2047 आते आते, यानी अमृतकाल आजादी का समाप्त होते होते, भारत की इकॉनमी की साइज दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाला समय, मेरे दोस्तों, भारत का है। जब यूरोप का अभ्युदय हुआ था तो उसकी जमीन, वहां हुए पुनर्जागरण, जिसे अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं, इसने तैयार की थी। भारत की आजादी की जमीन भी स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के माध्यम से तैयार की थी। भारत सदियों तक हर क्षेत्र में पाथ ब्रेकर और लीडर रहा है। चीन के प्रख्यात लेखक और विद्वान लिंग युटांग ने कहा है कि इंडिया वाज चाइनाज टीचर इन ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्रामर एंड फोनेटिक्स। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, चीन के ही एक लेखक मिस्टर लिन युटांग ने कहा है कि इंडिया वाज चाइनाज टीचर इन ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ग्रामर एंड फोनेटिक्स। और मैं एक और वहीं के एकेडमिशियन की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि 47-48 में कभी पेकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे मिस्टर हु सी। बाद में उन्होंने चाइना को यूएन में भी रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा है, इंडिया हैज कल्चरली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड, इंडिया हैज कल्चरली कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर। यह मैं नहीं कह रहा, वहीं के पेकिंग यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर रहे, जिन्होंने चाइना को यूएन में रिप्रेजेंट किया, उन्होंने कहा है। फ्रांस के दार्शनिक वॉल्टेयर ने भी इसे स्वीकार किया है, एवरीथिंग हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द गंगे। जो कुछ भी हमारे पास आया है वह गंगा के किनारे से आया है, यानी भारत से आया है। अब यह सोचने वाली बात है कि जो संस्कृति इतनी महान थी, उसे लोग अपने ही देश में कैसे भूलते चले गए। इसका ही जवाब है 3 शताब्दियों तक चलने वाला अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी तरीके से पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय पैसे तो कमाने लगे, पर जमीनी स्तर पर मेहनत से, श्रम से और कर्म से दूर होते गए। इसलिए आप बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी हो, चाहे जितना भी श्रम करना पड़े, थकान की स्थिति में भी श्रम से कभी मत भागो, न अपनी कर्म से कभी भागो। न केवल श्रम से दूर हुए, बल्कि श्रम करने वाले लोगों को हिकारत की नजरों से भी भारत में देखा जाने लगा, उन्हें हीन भावना से देखा जाने लगा। आज भी टेबल पर बैठे हुए अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, इनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि खेत में काम करने वाले
मजदूर को, सफाई कर्मी को, शिल्पकार को लोग कमतर समझते हैं, यानी हिकारत की नजरों से भी कभी कभी उन्हें देखते हैं। इसलिए मित्रों, असमानता के साथ कभी भी कोई समाज विकास नहीं कर सकता है। इसलिए वर्गीय समानता की भावना लाना आज के समय की एक सबसे बड़ी जरूरत है। और आप जिस भी क्षेत्र में सेवा में जा रहे हैं, उसमें बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिकों को समान समझते हुए अपनी सेवाएं दें। आपके क्लिनिक में गरीब आता है, गरीब से गरीब आता है, एक पैसा भी देने की स्थिति नहीं है। मेरे मित्रों, दवा खरीदने के लिए चंदा लेकर भी दवा खरीदना हो, लेकिन उसको बिना इलाज किए वहां से वापस मत जाने देना, यह मैं अपने दिल की बात में कहना चाहता हूं। यही आपकी शिक्षा का प्रतिफल होगा। एक और महत्वपूर्ण बात पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ब्रिटिशर्स ने अपनी शिक्षा और संस्कारों से भारतीय समाज को एक और क्षेत्र में बड़ी नकारात्मकता के साथ प्रभावित किया। भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद आदि के कारण पश्चिमी समाज उपयोगितावाद यानी कंज्यूमरिज्म में विश्वास करता है। किसी वस्तु का उपयोग करो और उपयोग के बाद उसे कूड़े में डाल दो। यह किसी भी उपभोक्तावादी समाज की पहली पहचान होती है। पर हमारा आध्यात्मिक भारतीय समाज इसके बिल्कुल उलट है। किसी भी वस्तु का न केवल हम अंतिम स्तर तक पूरा उपयोग करते हैं, बल्कि उस वस्तु के प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। चाहे वह वस्तु हो या व्यक्ति, सबका अपना महत्व होता है। इस बात को भी हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। और मेरे साथियों, यह महत्व समझने में हमारे संस्कार ही हमारी मदद कर सकते हैं। केवल हमारे संस्कार ही हमारी मदद कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से जब कोई संस्कार आपके अंदर प्रवेश करता है, तो वह आपके व्यक्तित्व और मानस को किसी एक ही आयाम को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि धीरे धीरे वह आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही बदल देता है। बड़ी सामान्य पर महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपसे करने जा रहा हूं। आपने देखा होगा, एक नशे की लत में आने वाले व्यक्ति में खोने का संस्कार आ जाता है। जो नशा लेता है उसके अंदर खोने का संस्कार आ जाता है। फिर वह एक ही चीज नहीं खोता है, धीरे धीरे अपनी जिंदगी में सब कुछ खो देता है। पहले वह खुद को खोता है, यानी अपनी चेतना को खोता है। वह यही नहीं रुकता है, फिर वो अपना धन भी खोता है, अपना समाज भी खोता है, अपना मित्र भी खोता है, और एक समय आता है जब अपना पूरा परिवार भी खो बैठता है। यानी नशा मनुष्य को सब कुछ खोने के लिए मजबूर कर देता है। कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद और यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंक दो, का भी संस्कार कुछ इससे कम नहीं है, जिसकी लत आज भारतीय समाज में भी व्याप्त होती जा रही है। अब उपयोग के बाद वस्तुएं लोगों को बुरी लगने लगती हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपके अभिभावक, आपके माता पिता भी, मैं समझता हूं कुछ छात्रों के यहां मौजूद होंगे। मित्रों, मैंने देखा है माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं, कई ऐसे परिवार हैं, सभी परिवारों में नहीं, इसे मत भूलना। आपको बनाने में एक मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आपके माता पिता का है। ईश्वर को बाद में मानना, पहला भगवान यदि आपका कोई है तो आपके माता पिता है। ताली नहीं बज रही है। उपयोग के बाद अब लोगों को वस्तुएं बुरी लगने लगती हैं। कई बार घर के बड़े बूढ़े उन वस्तुओं को संभाल कर रखने लगते हैं, तो बच्चों को लगता है बड़ों की आदत ठीक नहीं है। और स्थिति तो तब खराब हो जाती है दोस्तों, जब एक दिन घर के बड़े बूढ़े और वृद्ध मां बाप भी घर में बुरे लगने। मैं दिल से यह बात आप सबके सामने रख रहा हूं, और यह पॉइंट मैंने जानबूझकर लिखा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ओल्ड हाउसेज बन रहे हैं। क्या हो गया है समाज को? जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपकी परवरिश की, आज उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। हमारी वेस्टर्न एजुकेशन ने ही युवाओं में यूज एंड थ्रो का संस्कार पहले ही डाल रखा है। उन्हें घर में रखना उस घोड़े और बैल के समान लगने लगता है, जो न दौड़ सकता है और न खेत जोत सकता है। ऐसे में उन्हें घर में रखने का क्या फायदा है? यह भाव मन के अंदर पैदा होता है। वेस्टर्न कल्चर अपनाने के कारण यह बदलाव हुआ है।
हमारे समाज में पिछले कई दशकों में और आज बड़ी संख्या में मां बाप को ओल्ड एज होम्स में शरण लेनी पड़ती है। यह स्थिति किसी भी स्वस्थ समाज के लिए अच्छी नहीं है। साथियों, जो मनुष्य अपने माता पिता से जुड़ सकता है, वह परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि से जुड़ते हुए परम पिता परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। जो माता पिता से नहीं जुड़ा, सब कुछ प्राप्त कर ले, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर ले, लेकिन वह परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं कि परम पिता को प्राप्त करने की यात्रा माता पिता से प्रारंभ होती है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा मनुष्य ही मेरी नजर में आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति हर कोई नहीं हो सकता। जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब बता रहे थे, एक बार मैं था, मैंने कहा मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सिजदा करना, यही आध्यात्म नहीं है। आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करने का यह माध्यम एक हो सकता है। बल्कि मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति मन से बड़ा होता है, मन से उन्मन होता है, जिसका मन एलिवेटेड होता है, वही आध्यात्मिक हो सकता है। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स का छात्र रहा हूं, इसलिए मैं मैथमेटिक्स के आधार पर भी लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि आपका मन एक सर्किल है। लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज अ सर्किल। इस सर्किल का सर्कमफेरेंस यानी इसकी परिधि जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा उसी रेशियो में बढ़ती चली जाएगी। Circumference of man is directly proportional to the magnitude of sukh. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of anand. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of happiness. And circumference of man is directly proportional to the magnitude of paramanand. आप ये कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, विज्ञान का छात्र हूं, क्या तक अनुसी बात है? यदि आप विज्ञान के छात्र हैं, मैं भी विज्ञान का छात्र, मैं भी पढ़ने में कमजोर नहीं था। मैं भी यह बात वेदना के साथ कह रहा हूं, क्षमा करना मुझे, इसीलिए मैंने यह बात कही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। साथियों, आज इस यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके आप एक नई मंजिल की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग यहीं अपना कैरियर बनाएं, कुछ लोग हो सकता है देश के बाहर भी जाएं। इन दोनों ही स्थितियों में आपको स्मरण रखना चाहिए कि यह देश आपका ही है और इसे आपकी जरूरत है। इसे मत भूलना। इस देश ने अब तक आपको वह सब कुछ दिया है जो यह दे सकता था। इस देश ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है। यहां देश से मेरा मतलब हमारे समाज में रह रहे सभी वर्गों के लोगों से। आपको यहां तक पहुंचने में किन किन लोगों का हाथ रहा है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। जो आपके लिए बिल्कुल अनजान लोग हैं, उनका भी योगदान आपकी सफलता में बराबर एक मायने रखता है, उसका भी मतलब है। आप यहां जिस बिल्डिंग में रहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो हमारे समाज में ही रह रहे मजदूर भाई बहनों द्वारा बनाई गई है। इस सच्चाई को भी मत भूलना। आप जहां से अपने रोजमर्रा की चीजों को खरीदते हैं, उसका भी आपकी प्रगति में मेजर कंट्रीब्यूशन। जो सिक्योरिटी गार्ड्स आपकी यूनिवर्सिटी या हॉस्टल में सिक्योरिटी में लगे, आपके जो यूनिवर्सिटी के स्वीपर्स हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन आपकी शिक्षा दीक्षा में है। उनके कंट्रीब्यूशन के कारण आप यहां पर डिग्री हासिल कर रहे हैं। इसी तरह आपके जीवन से जुड़ी अनेक चीजें, जिनके उत्पादन से लेकर आपके पास आने तक के प्रोसेस में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होती। इन चीजों के लिए हम कुछ रुपया चुका देते हैं और हमको लगता है कि हमने उसकी कीमत चुका दी है, पर ऐसा कभी नहीं होता है मेरे साथियों। जिन किसानों मजदूरों को
अभी मैंने बात की है, उनके त्याग और बलिदान की कीमत रुपयों में नहीं चुकाई जा सकती। उन्हें भी आपके स्नेह और समर्पण की जरूरत है। इसलिए जीवन में कभी आपको अवसर मिले, किसी गरीब, किसी किसान, किसी मजदूर, अपने आसपास के सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके बच्चों या इसी तरह के अन्य जरूरतमंद की आप यथासंभव मदद जरूर करें। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, मित्रों, अगले 25 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, जैसा मैंने कहा, और एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति बनेगा जिसके साथ दुनिया के अधिकांश देश अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। और यहां पर मैं आपको एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार नंबर्स की क्लास चल रही, आप ये कहेंगे नंबर्स क्लास क्या होती है? एक क्लास थी जिसमें नंबर 0 भी बैठा था, 1 भी बैठा था, 1 से लेकर पूरा 9 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनकी क्लास चल रही थी। 9 को लगा कि मैं तो सबसे बड़ा हूं। 9 ने अपने बगल वाले नंबर 8 को चाटा जड़ दिया। उसे जब गुस्सा आया तो अपने से कमजोर 7 को उसने एक चाटा जड़ दिया। 7 को गुस्सा आया तो 6 को, 5, 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को। लेकिन 1 को जब चाटा लगा तो 1 के जो बगल में 0 था, उस 0 से नंबर 1 ने कहा, इस नंबर 1 को चाटा लगा था, देखा कि 0 सहम गया है, डर गया है, तो कहा, मिस्टर 0 चिंता मत करो, तुम मेरे राइट हैंड साइड आ जाओ, फिर दाहिनी तरफ आ गो। और वह 0 1 के राइट हैंड साइड आ गया तो वह 1 से 10 बन गया, यानी सबसे बड़ा बन गया। हम वही नंबर 1 बनना चाहते हैं जिसके सामर्थ्य और शक्ति से संसार भयभीत न हो, बल्कि स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। इसी प्रकार का नंबर 1 आपको बनना, नंबर 9 नहीं बनना है, नंबर 1 बनना है। और यही कारण है दुनिया में अकेला देश ये भारत है जिस भारत देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया की किसी एक धरती से गया है तो हमारे और आपके देश केवल और केवल भारत की धरती से गया। The whole world is a family. The whole world is a family. यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश भी यदि कहीं से गया है सारी दुनिया को तो केवल भारत की धरती से गया है। इसीलिए तो भारत ही दुनिया का अकेला देश है जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी नाग पंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करता है। यह भारत, इस भारत पर मेरे नौजवानों हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, चरित्र निर्माण मनुष्य के जीवन बहुत बड़ी पूंजी है। लोगों को भी लगता है धन दौलत हो गई, अब इसका उपभोग करना है, यही जिंदगी नहीं है। चरित्र क्या होता है, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद एक धर्म संसद में भाग लेने के लिए दुनिया के किसी देश में गए। वही अपना गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था, वही उन्होंने अपना साफा पहन रखा था गेरुए रंग का। तो वहां पर सूटेड बूटेड बहुत सारे लोग बैठे थे, ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए। स्वामी विवेकानंद को देखने के बाद मैंने कहा, यह क्या धर्म संसद में बोलेगा? कई लोग उनकी वेशभूषा को देखकर मुस्कुराने लगे, व्यंग्यात्मक मुस्कान उनके चेहरे पर थी। स्वामी विवेकानंद ने समझ लिया। लेकिन धर्म संसद को संबोधित करने के लिए जब स्वामी विवेकानंद खड़े हुए तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। यह है भारत, यह है भारत। भारत ही आपका प्रेरणा का स्रोत, अद्भुत विरासत है भारत। सारे विश्व का ज्ञान और विज्ञान का केंद्र भारत रहा है। मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, मैथमेटिक्स का रहा हूं,
मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं। और दुनिया के जो हमारे विदेशी वैज्ञानिक है वो भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हम इससे दूर होते जा रहे हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सारे अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूं, यही कामना है, भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए पुनः हम सबको प्रयास करने की जरूरत है। और इसी लक्ष्य को हासिल करने के हमें पूर्ण मनोयोग के साथ काम करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। एक शिक्षक होने के नाते, नॉट पॉलिटिशियन, राजनीतिक होने के नाते नहीं, शिक्षक होने के नाते आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपना हृदय से आशीर्वाद देते हुए यही अपना निवेदन समाप्त करता हूं। कुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करता हूं।